जहां एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने 2 शर्त रख दिया है युद्ध विराम का, जानेंगे क्या है वो 2 शर्तें। तो वहीं दूसरी तरफ मूडी ने अब भारत को लेकर कर दिया है एक और नया खुलासा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए 2 शर्तें रखी है। पुतिन ने कहा है यूक्रेन खुद को नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा को त्याग देता है और 4 यूक्रेनी क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस बुला लेता है तो रूस युद्ध विराम और शांति वार्ता में शामिल हो जाएगा। हालांकि यूक्रेन की तरफ से पुतिन के इस प्रस्ताव को अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से ही युद्ध जारी है। यूक्रेनी सेना नाटो देशों के हथियारों की मदद से रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रही है। इस युद्ध में दोनों ही देशों को बड़े पैमाने पर जन धन की हानि उठानी पड़ी है। स्विट्जरलैंड में आयोजित शांति सम्मेलन की पूर्व संध्या पर पुतिन ने यूक्रेन द्वारा मांगी गई शर्तों के विपरीत कई शर्तें रखी है। इस शांति सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया है। पुतिन ने कहा है कि शर्तें बहुत सरल है। उन्होंने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में डोनेस्क, लुहांस्क, खेरोसोन और जापोरिजिया क्षेत्रों के पूरे क्षेत्र से यूक्रेनी सैनिकों को पूरी तरह वापसी के रूप में सूचीबद्ध किया है। पुतिन ने कहा है कि जैसे ही वो कीव में घोषणा करते हैं कि वे इस तरह के निर्णय के लिए तैयार हैं और इन क्षेत्रों से सैनिकों की वास्तविक वापसी शुरू करते हैं और आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल होने की अपनी योजना को छोड़ने की घोषणा करते हैं, हमारी ओर से तुरंत सचमुच उसी क्षण युद्ध विराम और वार्ता शुरू करने का आदेश दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं दोहराता हूं, हम इसे तुरंत करेंगे। स्वाभाविक रूप से हम एक साथ यूक्रेनी इकाइयों, संरचनाओं की निर्बाध और सुरक्षित वापसी की गारंटी देंगे। युद्ध के तीसरे वर्ष में रूस यूक्रेनी क्षेत्र के लगभग 5वें हिस्से पर नियंत्रण कर चुका है। यूक्रेन का कहना है कि शांति केवल रूसी सेना की पूर्ण वापसी, उसकी क्षेत्रीय अखंडता की बहाली पर आधारित हो सकती है। स्विट्जरलैंड में इस सप्ताह के अंत में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 90 से अधिक देशों और संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें क्षेत्रीय मुद्दों से दूर रहने, यूक्रेन में खाद्य सुरक्षा, परमाणु सुरक्षा जैसे मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। वहीं क्रेमलिन ने कहा है कि रूस के प्रतिनिधित्व के बिना ये पूरा बैठक निरर्थक साबित होगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ मूडी ने भारत को लेकर खुलासा किया है। इटली में जो पीएम मोदी गए हैं, इस वक्त चाइना को एक बड़ी चोट इटली में भी मिलेगी। प्रधानमंत्री G7 समिट में भाग लेने के लिए इटली पहुंच चुके हैं और ये उनके तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा है। मोदी जी से G7 समिट में भाग लेने के अलावा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से अलग से मुलाकात करेंगे और इस सम्मेलन में भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और चीन के विकल्प के रूप में अन्य देशों के लिए FDI के अवसरों पर चर्चा होगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र, अफ्रीका, जलवायु परिवर्तन, माइग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की जाएगी। इस सम्मेलन में सिर्फ G7 देश ही नहीं बल्कि विकासशील देशों के प्रतिनिधियों, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ को भी शामिल किया गया है। इस मंच पर वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर समाधान खोजा जाएगा। इसके साथ ही G20 समूह के वर्तमान, पिछली और आने वाली अध्यक्षता करने वाले देशों को भी इस सम्मेलन में बुलाया गया है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा आबादी वाले लोकतंत्र का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के भारत ने अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा को पीछे छोड़ दिया है। G7 सम्मेलन में भारत की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और हाल ही में हुए मजबूत चुनाव नतीजे लोकतंत्र को लेकर जो कहा जा रहा था कि कमजोर हो रहा है, ये सारी चीजें गलत है। G7 सम्मेलन में मोदी को बुलावा वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को उठाने वाली आवाज के रूप में भारत के बढ़ते प्रभाव को मान्यता देता है। प्रधानमंत्री के पास ये मौका है कि वे भारत के स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, स्वच्छता क्षेत्रों में उपलब्धियों के साथ साथ बुनियादी ढांचे के विकास, कनेक्टिविटी और बाकी चीजों को ध्यान में लाए। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर यही माना जा रहा है कि G7 देशों में जो बन रहा है माहौल कि किसी दूसरे देश पर भरोसा करो, अब चाइना को छोड़ो, ये भारत के लिए फायदेमंद होगा। और इसी चीज को अब मूडीज ने भी एक रिपोर्ट में दावा किया है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर एनडीए की सरकार ने कमान संभाल ली और इसके साथ ही इकोनॉमिक मोर्चे पर खुशखबरी आनी शुरू हो गई है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि भारत की ग्रोथ आगे भी जारी रहेगी और अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज की
ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत 2024 में एशिया पैसिफिक रीजन की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनी रहेगी। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि घरेलू स्तर पर मांग बनी रहने, पॉलिसी में निरंतरता जारी रहने, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और प्राइवेट सेक्टर के निवेश को प्रोत्साहन मिलना अर्थव्यवस्था में तेजी की वजह से है। क्रेडिट कंडीशंस एशिया पैसिफिक H2 2024 क्रेडिट आउटलुक रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई। इसमें मूडीज ने कहा कि 2024 की पहली छमाही में इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत ग्रोथ रेट में अग्रणी रहेंगे। मूडीज का कहना है कि कॉर्पोरेट आय अच्छी होने के कारण भारत और आसियान को इकोनॉमीज में ज्यादा पोर्टफोलियो निवेश आएगा। मई में मूडीज ने अनुमान जताया था कि भारतीय इकोनॉमी चालू कैलेंडर वर्ष में 6.8% के दर से बढ़ सकती है। वहीं 2025 में ये दर 6.5% रह सकती है। इसकी वजह लोकसभा चुनाव के बाद पॉलिसी में निरंतरता जारी रहना है। सरकारी डेटा के मुताबिक भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2023-24 में 8.2% रही है, जबकि दुनिया में सबसे तेज रही है। वैसे ये चीजें अभी टेंशन दे रही है चाइना को। चाइना ने जो सोचा था वैसा हो नहीं रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, मई महीने की ये रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के एक्सपोर्ट में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। 9% का उछाल मिला है जो $38 बिलियन तक पहुंच गया है। पहले 34 हुआ था इसी महीने में पिछले साल, यानी कि भारत का एक्सपोर्ट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इकोनॉमी के मामले में ऐसा माना जा रहा है कि अब ये जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट के हिसाब से देखते हुए IMF और गोल्डमैन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भविष्यवाणी की है कि कुछ दशकों में भारत PM मोदी के सपने से भी आगे निकल जाएगा। वो दूसरी बड़ी इकोनॉमी होगा। हालांकि नंबर 4 पर आने में बस कुछ ही महीनों का समय है। IMF का अनुमान है कि 2025 तक देश की GDP जापान से आगे निकल जाएगी, वो चौथे नंबर पर आ जाएगा। IMF ने पिछले महीने कहा था कि अगले साल तक देश की GDP $4.34 ट्रिलियन हो जाएगी, जबकि जापान की GDP $4.31 ट्रिलियन पर होगी। IMF ने कहा कि जापानी करेंसी येन में आई गिरावट के कारण यहाँ भारत अगले साल चौथे नंबर पर आ जाएगा। पहले IMF ने 2026 की भविष्यवाणी की थी। देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम होगा। PM मोदी के सपने को साकार होने में 3 साल का इंतजार करना होगा। 16 मई को प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा था कि 2027 तक देश जर्मनी को छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएगा। उनसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी भारत को लेकर यही बात कही थी। इस समय भारत की GDP $3.7 ट्रिलियन है और जर्मनी $4.6 ट्रिलियन के साथ तीसरे नंबर पर है। लेकिन जर्मनी की इकोनॉमी रुक गई है, ग्रोथ नहीं हो रही है और भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। वैसे आपको बता दें, ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव हाल के सालों में भारत के अंदर देखने को मिला है और जो ग्रोथ रेट बरकरार है वो बता रहा है कि चीजें यहाँ पर भारत के पक्ष में जाती जा रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।